ओके, तो ठीक है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास हम लोग मॉडुलस और कॉन्जुगेट दोनों के बारे में पढ़ लिए थे, है ना। मॉडुलस का कॉन्जुगेट पढ़ रहे थे, कॉन्जुगेट का काफी सारे प्रॉपर्टी भी पढ़ लिए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें प्रॉपर्टीज का यूज हुआ था। आज हम लोग मॉडुलस का ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसका प्रॉपर्टी भी पहले देख लेते हैं। मॉडुलस का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। बेसिक चीज मॉडुलस के बारे में हम लोग पता कर लिए थे लास्ट क्लास। मॉडुलस क्या होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर हो गया तो मॉड z बोलने से z के ऊपर मॉड लगा देते हैं और उसका वैल्यू कैसे निकलता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके निकलता है। और हम लोग लास्ट क्लास देख लिए थे कि z का मॉड जितना होता है, z के ऊपर अगर कंजुगेट डाल देंगे उसका मॉड उतना होता है, माइनस z का भी मॉड उतना ही होता है और माइनस ऑफ z कंजुगेट का मॉड भी उतना ही होता है। और मॉड z का बारे में हम क्या पता किए थे, ज्योमेट्रिकली ये क्या चीज होता है, ओरिजिन से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस। अगर हम आर्गन प्लान में कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर ले तो उस पॉइंट से ओरिजिन को ज्वाइन करेंगे, जो लाइन मिलेगा वो लाइन का लेंथ हो गया हमारा क्या, मॉड z। मतलब मॉड z इज द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ओके, तो हम बात किए थे कि मॉड z कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आई 0 है तो मॉड z विल बी 0, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर कहीं पे हमको मिल गया कि मॉड z लेस देन इक्वल टू 2 है तो हम क्या बोलेंगे, लेस देन इक्वल टू 2। लेस देन इक्वल टू 2 में तो नेगेटिव नंबर भी आता है लेकिन हम रोक लेंगे उसको, 0 तक ही रखेंगे। मॉड z लेस देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब 0 लेस देन इक्वल टू मॉड z लेस देन इक्वल टू 2 लिखेंगे। ग्रेटर देन में कोई लिमिटेशन नहीं है, बट लेस देन में लिमिटेशन है कि ये वाला वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। एनीवे, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मॉड z क्या निकला था। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था हमारा, अगर z का वैल्यू हमारा x प्लस आई वाई था, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, सॉरी, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन मॉड z इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज का देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, क्या कि z का मॉड, z कंजुगेट का मॉड माइनस z का मॉड और माइनस ऑफ z कंजुगेट का मॉड सेम होता है। और जैसे हमारा प्रॉपर्टी था किसमें, कंजुगेट में, कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अलग अलग हो जाता है, यहाँ पे भी वही है। अगर मल्टीप्लिकेशन है z1 और z2 का मॉड तो वो अलग अलग हो जाता है, और z टू द पावर n का मॉड अगर लेंगे तो इक्विवेलेंट टू मॉड z टू द पावर n, ठीक है। z1 बाई z2 का कंजुगेट हो गया z1 मॉड, z1 बाई z2 का मॉडुलस हो गया z1 का मॉडुलस बाई z2 का मॉडुलस। अब यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट बात आ गया, क्या कि z1, सॉरी, रियल पार्ट ऑफ z1 लेस देन इक्वल टू मॉड z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू मॉड z। रियल पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू मॉड z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू मॉड z। ये क्या चीज है जरा देखते हैं। सपोज हमारा z जो है ना x प्लस आई वाई है, तो इसका रियल पार्ट देखते हैं क्या है। रियल पार्ट ऑफ z हमारा x है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारा y है और मॉड z हमारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। तो ऑब्वियस बात है कि x का वैल्यू जो है लेस देन रहेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये x है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से तो लेस ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसका y का वैल्यू 0 भी कर लूं तो भी रूट ओवर ऑफ x हो गया, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, वो तो x हो जाएगा, तो उस समय इक्वल टू आ जाएगा। बाकी सारे केस में वाई स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा तो मतलब ये बड़ा ये छोटा, तो x इज योर रियल पार्ट ऑफ z और ये हो गया मॉड z। दैट इज व्हाई रियल पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू मॉड z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ऐसे ही हमारा y है। यहाँ पे अगर y रख लूंगा मैं, x का जगह मैं अगर y रख लूंगा तो क्या होगा, सेम वे हम दिखा सकते हैं कि y जो है उससे कम ही है। अगर मैं y लिख लूंगा, y लेस देन इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, क्योंकि अगर x का वैल्यू 0 भी रख ले तो y लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा और बाकी सब केस में x स्क्वायर और y स्क्वायर जो है इससे बड़ा ही होगा ऑटोमेटिकली। सो दैट इज व्हाई इमेजिनरी पार्ट इज लेस देन इक्वल टू मॉड z। तो रियल पार्ट लेस देन इक्वल टू मॉड z होता है, इमेजिनरी पार्ट लेस देन इक्वल टू मॉड z होता है, ठीक है। अगला
अगर Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेंगे ये अलग अलग नहीं होता है। Z1 प्लस Z2 का अगर मॉडुलस लेंगे तो ये अलग अलग नहीं होता है, इनटू में अलग हो जाता है, डिवाइड में अलग हो जाता है। अगर प्लस लिखेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाता है, अगर मैं अलग अलग करूं तो। अगर मैं अलग अलग करूं तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाता है। ऐसे ही अगर माइनस में मैं अलग अलग करूं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है। ये दोनों प्रॉपर्टी जो है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलने से इसको समझाया जाता है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलने से क्या होता है, हम स्कूल में पढ़े होंगे कि अगर देख ट्राइंगल है उसका दो साइड का सम तीसरा साइड से बड़ा ही होता है। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हम देख सकते हैं कि ये एक साइड हो जाएगा ट्राइंगल का, एक साइड ये हो जाएगा, तो ये दो साइड का सम जो है तीसरा साइड से बड़ा ही होगा, मतलब तीसरा साइड उससे कम होगा। ऐसे डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स अगर हमको करना है तो लेस देन हो जाता है ना, फ्रॉम द थर्ड साइड। सो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस मच। तो ये याद रखना है हमको, Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड होता है, और Z1 माइनस Z2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड होता है। उसका ऊपर एक मॉड फिर से क्यों रखा हूं, क्योंकि हो सकता है Z1 छोटा हो Z2 बड़ा हो। Z1 बोलने से Z1 का मॉड, Z1 तो छोटा बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग बात कर लिए थे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर देन लेस देन का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मॉड ले लेते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाता है, एक नंबर हो जाता है, वो तो लेस हो जाता है। तो इसलिए Z1 मॉड और Z2 मॉड में छोटा बड़ा किया जा सकता है। Z1 Z2 में छोटा बड़ा नहीं हो सकता, और हम पढ़ लिए थे, बट Z1 का मॉड और Z2 का मॉड में छोटा बड़ा हम बात कर सकते हैं। जब Z1 का मॉड में बोल दूंगा और वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहेगा, वो एक लेंथ हो जाएगा। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये फॉर्मूला काफी जगह में हम लोग यूज करने वाले हैं आगे, ये कि Z में अगर Z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दे तो वो मॉड Z का स्क्वायर हो जाता है। वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला। कैसे, मान लेते मैं ये Z ले रहा हूं और साथ में Z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो Z का वैल्यू हमारा x प्लस IY अगर होगा तो Z कॉन्जुगेट हमारा x माइनस IY ही होगा। कॉन्जुगेट हम सीख चुके हैं कि क्या होता है, कॉन्जुगेट में हमारा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर Z x प्लस IY है तो Z कॉन्जुगेट हमारा x माइनस IY हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा x स्क्वायर माइनस I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर। I स्क्वायर का वैल्यू सबको पता है -1 है, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और हम देख रहे हैं कि मॉड Z का वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर है, तो ये हमारा मॉड Z का स्क्वायर हो गया। अब जिंदगी में कभी भी अगर मॉड Z का स्क्वायर हमको दिखे, कभी भी अगर मॉड Z का स्क्वायर हमको दिखे तो हम उसको क्या लिखेंगे, Z इंटू Z कॉन्जुगेट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मॉड Z का स्क्वायर Z इंटू Z कॉन्जुगेट ही लिखेंगे आगे, है ना। और उसी से यहीं से हम लोग ये वाला पार्ट प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज हमको प्रूव करना है, इसी का यूज करके हम प्रूव आगे करेंगे। फिलहाल हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गया, हम इसको याद रख सकते हैं। क्या पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया कि Z मॉड का वैल्यू Z कॉन्जुगेट का मॉड का वैल्यू माइनस Z का मॉड का वैल्यू माइनस Z कॉन्जुगेट का वैल्यू सेम होता है। अगर मिनटू होके है तो अलग अलग हो जाता है, डिवाइड है तो अलग अलग हो जाता है, और अगर Z टू द पावर n का मॉड है तो Z मॉड टू द पावर n हो जाता है ना। Z1 प्लस Z2 का मॉड है तो लेस देन इक्वल टू अलग अलग हो जाएगा। Z1 माइनस Z2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू अलग अलग हो जाएगा, उसका ऊपर एक और मॉड बैठ सकता है। अगर हम एज्यूम कर लेंगे कि Z1 का मॉड बड़ा है तो बाहर वाला मॉड का जरूरत नहीं है। रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल टू मॉड Z होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z लेस देन इक्वल टू मॉड Z होता है। ये सारे प्रॉपर्टी जो है हमारा दिमाग में सेट होके रहना चाहिए, तो उसके बाद हम ये कर सकते हैं। और एक बात जो मैं बता रहा हूँ
कि z मॉड का वैल्यू 0 कब आता है, z मॉड 0 कब आता है, z मॉड इज इक्वल टू 0 if and only if z is equal to 0 plus I0 और किसी केस में भी और किसी भी केस में z मॉड का वैल्यू 0 नहीं होने वाला है। सो विद दिस प्रॉपर्टीज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये दो प्रॉपर्टी को हम लोग बाद में प्रूव करेंगे। स्कूल के एग्जाम में कभी कभी ये दो प्रॉपर्टी आ जाता है, कभी हम लोग इसको बाद में प्रूव करेंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। ये सब हम लोग जान चुके हैं, ये अजम्पशन का ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या बोला है कि सो दैट these आर lying on a circle whose center is at origin। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, उसका ऊपर ये 3 पॉइंट रहता है। जरा सोच लेते हैं ना, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर जो है ओरिजिन है, 0 प्लस I0 बोल सकते हैं, 0,0 बोल सकते हैं। ये सर्कल का सेंटर ओरिजिन है। हमको दिखाना है कि ये जो 3 पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा कितना है 3 प्लस 3i, दूसरा पॉइंट क्या है -3 प्लस 3i, तीसरा पॉइंट कितना है -4 प्लस i इंटू √2। हम रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ नहीं किए हैं तो किसी को भी कहीं पे पुट कर सकते हैं। अगर रियल और इमेजिनरी ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर हमको क्वाड्रेंट का हिसाब से पुट करना पड़ता है। हम ड्रॉ करके फंसेंगे नहीं, हम नॉर्मली ऐसे करेंगे। रफ डायग्राम ही हमको बनाना है। हमको बोला है कि ये सर्कल का ऊपर है, ये प्रूव करने वाला है, ये प्रूव करना हमको है। तो हम कैसे करेंगे? जैसे हमें बताया कि हम लोग मॉडुलस पढ़ रहे हैं। मॉडुलस का मतलब होता है ज्योमेट्रिकली लेंथ होता है। तो क्या लॉजिक है इसको बता, ये 3 ठो सर्कल का ऊपर है, कैसे बता सकते हैं? तो लॉजिक क्या है, अगर ये सर्कल का ऊपर है तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है ये रेडियस होना चाहिए, ये भी रेडियस होना चाहिए और ये भी रेडियस होना चाहिए। अगर सर्कल का ऊपर है, क्योंकि सर्कल का ऊपर हमको पता है कि कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर रहता है तो उसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर देते हैं तो वो मिल जाता है रेडियस। और हमको पता है कि सर्कल का रेडियस कहीं पे भी ले हमारा सेम होगा। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 नाम दे दूं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 नाम दे दूं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को Z3 नाम दे दूं, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? मैं पूछ रहा हूं, मेरे को बताओ। अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, कैसे बोल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं? बस मॉड ही तो निकालना है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस ओरिजिन से उसका मॉड ही होता है। तो हमको Z1 का मॉड निकालना है, Z2 का मॉड निकालना है, Z3 का मॉड निकालना है। मतलब सारे ओरिजिन से सेम डिस्टेंस में हो गया, सेम लेंथ में हो गया, मतलब एक सर्कल का ऊपर ही रह गया। लिखेंगे लेट Z1 is equal to 3 plus 3i, Z2 is equal to -3 plus 3i और Z3 is equal to, कहाँ लिखें Z3? यहाँ लिखते हैं। Z3 is equal to -4 plus I√2। Z1 mod is equal to रूट अंडर कितना आएगा 9 plus 9, रूट अंडर 18, 3√2 यूनिट आता है। छोड़ो यूनिट क्या लिखें। Z2 mod is equal to रूट अंडर -3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर वो भी 9, फिर रूट ओवर ऑफ 18 हो गया, ये भी 3√2 हो गया। Z3 का मॉड हो गया हमारा -4 का स्क्वायर 16 प्लस √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू रूट 18 3√2 as Z1 mod is equal to Z2 mod
is equal to Z3 mod. So they are equidistant from origin. Hence lie on a circle whose center is at origin. Center is at origin. मेरे को लगता है पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे एक चीज बता दूं कि यहाँ पे हमारा जगह है नहीं, तो यहाँ पे बताते हैं कहीं पे, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ जगह में, एक पेज बना देता हूँ। If Z1 is equal to x1 plus iy1, Z2 is equal to x2 plus iy2, तो हमारा Z1 माइनस Z2 क्या होगा जानते हो? x1 माइनस x2 प्लस i इंटू y1 माइनस y2। तो अगर मैं Z1 माइनस Z2 का मॉड निकालूं तो ये क्या बनेगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा Z1 माइनस Z2 का मॉड का वैल्यू मिलेगा। अब मैं थोड़ा इसको अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्म में रिकल करा दूं, याद होगा सबको कि x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 एक पॉइंट है, तो ये दोनों में डिस्टेंस का फॉर्मूला भी यही होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। लेकिन बात एक ही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जो आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी वही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हम देख रहे हैं, ये क्या हुआ कि यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि Z1 है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि Z2 है। तो Z1 और Z2 में डिस्टेंस Z1 माइनस Z2 का मॉड हो जाता है। तो ये वाला चीज हम नोट करके रखेंगे, क्या नोट करके रखेंगे क्या चीज कि Z1 माइनस Z2 का मॉड इज द लेंथ of the line joining Z1 and Z2। तो आगे से हमको ये चीज को ध्यान रखना है, कहीं अगर आगे आएगा तो हम ये चीज को यूज कर सकते हो। वहां पे Z मॉड का मतलब होता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस। जब हम Z मॉड निकालेंगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, जबकि Z1 माइनस Z2 का मॉड हो गया कि Z1 और Z2 को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलता है उनमें डिस्टेंस है। क्या सभी को समझ में आया? सभी को समझ? हाँ ठीक है। तो मैं एक डीपीपी दूंगा तुम लोग को, जो डीपीपी दूंगा उसमें हमारा क्वेश्चन एक तो होगा कुछ ऐसा, एक ट्राइंगल है, उसका 3 तो पॉइंट जो है वो मैं दे दिया हूं, ये पॉइंट दे दिया हूं, ये पॉइंट दे दिया हूं, ये पॉइंट दे दिया हूं। फिर पूछूंगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रूव करो। इसको Z1 नाम ले लेना, इसको Z2 नाम ले लेना, इसको Z3 नाम ले लेना। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, मैं ज्योमेट्रिकली दिखा रहा हूं लेकिन वो वर्ड प्रॉब्लम जैसा होगा, जैसे ये क्वेश्चन में था। ऐसे हमको 3 पॉइंट दे देगा, बोलेगा कि 3 तो पॉइंट जो है या 3 तो वर्टिसेस जो है वो हो गया हमारा दिस। प्रूव करो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो कैसे प्रूव करोगे? Z1 माइनस Z2 का मॉड निकाल देना तो ये लेंथ निकल गया, Z2 माइनस Z3 का मॉड निकाल देना तो ये लेंथ निकल गया, Z1 माइनस Z3 करो या Z3 माइनस Z1 करो, उसका मॉड निकाल देना तो ये लेंथ निकल गया। देखना है कि वो तीनों लेंथ सेम होगा। अगर सेम होगा तो हम बोलेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर 2 लेंथ सेम होगा तो बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर तीनों लेंथ निकाल लोगे और दोनों का सम का स्क्वायर का सम इस तीसरा का स्क्वायर, तो बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। कुछ ऐसा सब हो सकता है। आया समझ में? चलो
अब अगला सवाल करते हैं। हाँ, अगला सवाल करते हैं। अभी अगला सवाल बोला है क्या मेरे को कि सॉल्व करो। हमको 3 बिट दिया है, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, और बोला है कि सॉल्व करो। सारे क्वेश्चन हम मॉड के ऊपर कर रहे हैं, मतलब सबका माइंड में ये होना चाहिए जब भी मेरे को x प्लस आई वाई मिलेगा, अगर उसका मॉड निकालना है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में लिखूंगा, तो काम तमाम। आया समझ में? चलो आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। बिट ए देखते हैं कैसे करेंगे। बिट ए हमारा है क्या कि 1 माइनस आई का मॉड टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। हमको बोला है कि सॉल्व करो और x का वैल्यू और y का वैल्यू बताओ। चलो देखते हैं सॉल्व करने के लिए। इस साइड रियल नंबर का फॉर्म में है, इस साइड कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में है। हटाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हटाओ। कैसे हटाएंगे? मॉड तो दिया है, मॉड का नीचे तो लिखा हुआ है x प्लस आई वाई का फॉर्म में, तो सीधा उसका वैल्यू लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बताओ रूट अंडर क्या लिखें? रूट अंडर, जल्दी से बताओ रूट अंडर क्या लिखें? रूट अंडर क्या लिखें? टू द पावर, हाँ बोलो, हाँ 1 स्क्वायर। अगर स्क्वायर बोलना है ना तो बताओगे 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर करके लिखना है, अगर स्क्वायर पर डायरेक्ट लिख लोगे तो चलेगा, लेकिन 1 स्क्वायर अगर प्लस 1 स्क्वायर लिखोगे इसका मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं है। अगर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखते हो इसका मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं है। हम x और y को नहीं पहचान पा रहे। x का वैल्यू है हमारा 1, ठीक है। y का वैल्यू कितना है? i के साथ जो होता है साइन के साथ, साइन हमारा यहाँ पे माइनस है तो -1 का स्क्वायर होगा ये, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो 1। बट मैं ये एक्चुअली सुनना चाहता था कि बच्चे बोल देते हैं आई स्क्वायर बोल देते हैं, वो आई स्क्वायर नहीं बोला, बढ़िया बात है, लेकिन -1 का स्क्वायर बोलना है। तो सबको समझ में आ गया कि इसका हमको अगर मॉडुलस निकालना है, क्या करना है? x का स्क्वायर साइन के साथ और y का स्क्वायर साइन के साथ। अगर डायरेक्टली करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं x और y निकालने का वो पता चलता है अगर पूरा लिखोगे तो x स्क्वायर 1 y स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। इंप्लाइज ये हमारा √2 हो गया टू द पावर x, ये हमारा 2 टू द पावर x। अब √2 का मतलब सबको पता है 2 टू द पावर हाफ होता है, 2 to the power half to the power x is equal to 2 to the power x. This implies 2 to the power x by 2 is equal to x. नहीं 2 to the power x. तो फिर x by 2 is equal to x हो गया, x is equal to 2x हो गया। इसको उधर ले लोगे तो x is equal to 0 हो गया। ये x से काट के हाफ is equal to 1 मत कर देना, x से काट के हाफ इज इक्वल टू 1 मत कर देना, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 2x हो गया, उससे हमको x का वैल्यू मिल गया। पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। अब बिट बी देखते हैं कैसे करेंगे। दिया है z स्क्वायर प्लस z का मॉड इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन में हमको ध्यान देने वाला बात यही है कि जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड, मॉड जेड तो तब हम लिख पाएंगे, या फिर यहां पे मेरे को सॉल्व करने के लिए बोला है, मतलब जेड का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। हमको पता है कि जेड होता है x प्लस आई वाई का फॉर्म में, तो ऐसे तो मेरे को जेड नहीं मिलने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख देते हैं, फिर x और y का वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा जेड मिल गया। तो लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। चलो अब पुट करते हैं उसको यहां, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस आई वाई का मॉड इज इक्वल टू 0। सभी को समझ में आ रहा है मेरी बात?
अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ये इसका होल स्क्वायर हो चुका है, उसका मॉडुलस निकालेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 0। ओके, अब ये हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। बोलोगे सर ये क्या किए, ये क्या हो गया? तो लेट मी टेल यू, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रियल पार्ट को अलग रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग रखेंगे। तो हम क्या किए, जहां जहां आई नहीं था वो सारे को इकट्ठे कर लिए और जहां जहां आई है वो सबको इकट्ठे कर लिए। ऐसे आई तो एक जगह में है, ये तो आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो हमारा ये वाला अलग हो गया, वो वाला अलग हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? इधर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, उधर 0 है तो 0 को मैं 0 प्लस आई 0 सोच लूंगा, लिख के भी रख सकता हूं, नहीं तो ऐसा सोच भी सकता हूं। तो फिर यहां पे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया। क्या आ गया? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है? जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा और दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। तो अब उसको पहले लेते हैं जिसपे हमको आसानी से वैल्यू मिल जाएगा, उसको पहले लेते हैं। इसमें हम देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इतना जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से वैल्यू मिलेगा। तो 2xy इज इक्वल टू 0, 2xy इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। कैसे? इसका इमेजिनरी पार्ट 2xy हो गया, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो xy इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो x भी 0 हो सकता है, फिर y भी 0 हो सकता है। अब देखते हैं आगे, इधर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर x 0 है तो, अगर हमारा x 0 है तो if x इज इक्वल टू 0 तो बनेगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू गेटिंग इट? अगर x का वैल्यू 0 है तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है क्या, y इंटू वाई माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। मतलब z का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई, x 0 प्लस i इंटू y भी 0 और z इज इक्वल टू x 0 प्लस i इंटू y का वैल्यू 1। मतलब सॉल्यूशन में हमको दो ठो तो मिल गया, एक ये एक ये। अब हमारे पास अभी दूसरा ऑप्शन है कि अगर y 0 होगा तो क्या होगा। If y is equal to 0, if y is equal to 0 तो मिलेगा x square plus x is equal to 0। You can see here, अगर y 0 होगा तो x square माइनस ये 0 हो गया प्लस ये x square का रूट ओवर हो गया इज इक्वल टू 0। x square का रूट ओवर x होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारा z का वैल्यू क्या हो जाएगा, x जो कि 0 है प्लस i इंटू 0 है, सेम वैल्यू यहाँ पे भी मिला था,
या फिर z इज इक्वल टू x जो कि -1 है प्लस i इंटू y का वैल्यू हमारा 0 है। तो ये हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तीसरा इनफैक्ट बोल सकते हैं कि ये हमारा तीसरा है। ये थर्ड वन, ये सेकेंड वन, ये फर्स्ट वन। तो इसको सॉल्व किए तो हमारा ये वैल्यू आया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सारे को समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं? इस टाइप का इक्वेशन को हम लोग x प्लस आई वाई ले लेंगे, फिर रियल पार्ट अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे और इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है? बिट सी हमको क्या दिया है? बिट सी हमको क्या दिया है? 2z इज इक्वल टू mod z प्लस 2i। क्या यही दिया है? 2z इज इक्वल टू mod z प्लस 2i। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम स्टार्ट वैसे ही करेंगे, लेट z इज इक्वल टू x प्लस i y। तो 2 इंटू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई प्लस 2i। तो ये बन गया हमारा 2x प्लस 2iy इज इक्वल टू ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर प्लस 2y। अब हमसे क्या करना, हमको क्या करना पड़ेगा? रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को इक्वेट कर लेंगे और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को इक्वेट कर लेंगे। तो अगर मैं लिखता हूं रियल ऑफ रियल, क्या पहले इमेजिनरी लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ LHS इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ RHS, क्योंकि इससे हमको जल्दी वैल्यू मिलेगा। तो LHS का इमेजिनरी पार्ट कितना? 2, साथ में y, i तो नहीं आता है, 2y। राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है हमारा कितना है? 2। इसका मतलब y का वैल्यू हो गया 1। ये 2i है। ऐसे ही अभी रियल पार्ट दोनों तरफ इक्वेट कर लेते हैं। रियल पार्ट ऑफ LHS इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ RHS। तो रियल पार्ट ऑफ LHS 2x है और RHS का रियल पार्ट है हमारा कितना? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जिसमें कि y का वैल्यू 1 ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग। तो 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर एज y इज इक्वल टू 1। अब हमको सॉल्व करके वैल्यू निकालना है x का। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट ओवर हट जाए। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 implies x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1/√3। तो x निकला, दो तो वैल्यू, y का एक वैल्यू मिला। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 1/√3, x हो गया 1/√3 प्लस i इंटू 1 या फिर माइनस 1/√3 प्लस i इंटू 1। सभी को समझ में आ गया इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में? जल्दी से बताओ हाँ या ना, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, अब अगला क्वेश्चन, ये भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये भी हमारा इक्वेशन सॉल्विंग का ही पार्ट है, खाली इसमें क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि z माइनस 5 पाई का मॉड बाय z प्लस 5 पाई का मॉड इज इक्वल टू 1। तो ये हमको दिया है और बोला है कि प्रूव करो कि z इज प्योरली रियल। मान लेते हैं मैं z को लिया x प्लस आई वाई, जो कि मेरे को लेना पड़ेगा z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अच्छा, z इज प्योरली रियल, सुनो मेरे बात,
z इज प्योरली रियल बताने के लिए मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा? x के बारे में और y के बारे में मैं जानना चाहता हूं, या तो x के बारे में बोलो या फिर y के बारे में बोलो। z इज प्योरली रियल कब हो जाएगा? y 0 हो जाएगा। मतलब मेरा एम यही हो गया कि y इज इक्वल टू 0 यही प्रूव करना है। जहां y इज इक्वल टू 0 प्रूव हो गया हम बोल देंगे कि सो z इज प्योरली रियल। ये क्वेश्चन ना हमको कुछ ऐसा भी दे सकता है, प्रूव दैट z lies on x axis, z lies on x axis, दोनों का मतलब वही है। प्रूव दैट z lies on x axis, दोनों का मतलब वही है कि z x axis का ऊपर है, यही इसका मतलब है। y is equal to 0 is nothing but x axis। जरा सोचो कि x axis का ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, y का वैल्यू 0 होगा। हम पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो उसमें बताया जाएगा कि x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है ना वो होता है y इज इक्वल टू 0। तो जहां मेरे को मिला y इज इक्वल टू 0, अगर ज्योमेट्रिकली क्या समझते हो पूछ लिया कोई, बोलना कि ये तो x एक्सिस है। y इज इक्वल टू 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो ये x एक्सिस है। x इज इक्वल टू 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ये y एक्सिस है, क्योंकि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे ना उसमें x का वैल्यू 0 आ जाएगा। मैं थोड़ा आगे बता दिया, क्वेश्चन जो था उसको तो मैं सॉल्व कर लूंगा, वो अलग बात है, बट और क्या हो सकता है ये क्वेश्चन से, और क्या चीज निकल सकता है। और अब ये क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे भी, प्रूव करके ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या चीज बता रहा है। ठीक है, चलो यहां पे देख सकते हैं हम लोग कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे है, दोनों का मॉड, पूरा का मॉड दे दिया है। तो z1 बाय z2 का मॉड जैसा है, तो प्रॉपर्टी डालेंगे तो z माइनस 5 पाई का मॉड हो जाएगा बाय z प्लस 5 पाई का मॉड हो जाएगा इज इक्वल टू 1। हम प्रॉपर्टी डाल के अलग कर दिए। कौन सा प्रॉपर्टी? कि z1 बाय z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड बाय z2 मॉड। तो अगर मैं क्रॉस कर लूं तो z माइनस 5 पाई का मॉड इज इक्वल टू z प्लस 5 पाई का मॉड। तो एग्जैक्ट चीज यही था, और इसको ज्योमेट्रिकली मैं समझाऊंगा ये क्या है। z माइनस 5 पाई का मॉड इज इक्वल टू z प्लस 5 पाई का मॉड, ये हमको एग्जैक्टली दिया है, इसको इस फॉर्म में दे दिया है। अब डालते हैं z का जगह में x प्लस i y, z का जगह में x प्लस i y डालते हैं। x प्लस आई वाई माइनस 5 पाई का मॉड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई प्लस 5 पाई इसका मॉड। दिस इंप्लाइज, अब मॉड निकालने से पहले इसको x प्लस आई वाई का फॉर्म में रखा जाए। x प्लस आई वाई का फॉर्म में रखने के लिए रियल पार्ट अलग किया जाए और इमेजिनरी पार्ट अलग किया जाए। तो इट विल डू दैट। यहां पे मिलेगा x प्लस i कॉमन तो y माइनस 5 हो गया, इसका मॉड इज इक्वल टू x प्लस i कॉमन तो y प्लस 5 हो गया और इसका मॉड। अब मेरे को ये नजर आ रहा है कि मॉड का अंदर जो लिखा है वो x प्लस आई वाई जैसा है, तो अभी हम मॉड निकाल सकते हैं। रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलो लिखते हैं आगे। दिस इंप्लाइज रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। देख सकते हो मैं i नहीं ले रहा हूं, i नहीं लेना है मेरे को, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, i विल नॉट बी टेकन। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर उसका रूट ओवर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर रूट ओवर। हम क्वेश्चन को एनालाइज कर चुके थे पहले, क्वेश्चन को पहले एनालाइज कर चुके थे कि मेरे को y इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। जैसे ही मैं y इक्वल टू 0 प्रूव कर लूंगा मैं बोलूंगा कि भाई ये तो हमारा प्योरली रियल नंबर हो गया।
मतलब मैं प्रूव करूंगा y इज इक्वल टू 0। तो मैं आगे बढ़ूंगा यहां से y इक्वल टू 0 प्रूव करने के लिए। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया, ये y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। ये हो गया। एवरीथिंग गेट कैंसिल्ड। हमारा पास बचेगा क्या, माइनस 10y इज इक्वल टू 10y, या फिर ऐसा बोल दो कि 20y इज इक्वल टू 0 implies y is equal to 0। y is equal to 0 हो गया as imaginary part of z is equal to 0, therefore z is purely real। और ये भी बोल सकते हैं z lies on x axis, z lies on x axis। ये तो बात हो गया क्वेश्चन, हम ये तो सॉल्व कर लिए। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको समझना है कि कैसे इसको ज्योमेट्रिकली इसका बारे में पता करें। यही चीज को हम ज्योमेट्रिकली कैसे पता करें। तो मैं काम करता हूं, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस खींच लेता हूं। ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। जस्ट इमेजिन करो, यहां पे एक पॉइंट 5 पाई है और एक पॉइंट माइनस 5 पाई है। 5 पाई हमको पता है कि यहां पे होगा और माइनस 5 पाई हमको पता है कि यहां पे होगा, है ना। अब थोड़ा देर पहले हम पढ़े थे कि Z1 माइनस Z2 का मॉड, Z1 माइनस Z2 का मॉड इज नथिंग बट Z1 और Z2 में डिस्टेंस होता है। इसका मतलब Z ऐसे जगह में होना चाहिए, इसका मतलब Z ऐसे जगह में होना चाहिए क्योंकि ये Z1 माइनस Z2 है, ये भी Z1 माइनस Z2 है। कैसे Z1 माइनस Z2 है, Z माइनस माइनस 5 पाई इसका मॉड, तो Z1 माइनस Z2 है। मतलब ये क्या है, Z और माइनस 5 पाई में डिस्टेंस है, और क्या है, Z और 5 पाई में डिस्टेंस है। Z1 ये, Z2 ये, Z1 ये, Z2 ये। Z का डिस्टेंस 5 पाई से जितना, Z का डिस्टेंस माइनस 5 पाई से भी उतना ही है। तो इससे Z का डिस्टेंस जितना है, इससे भी Z का डिस्टेंस उतना ही होगा। तो Z कहां हो सकता है, Z पूरा बीच में हो सकता है। Z ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन में भी हो सकता है। ये दोनों को जॉइन करके जो लाइन मिलेगा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन में भी हो सकता है, क्योंकि अगर Z यहां पे होगा तो भी ये डिस्टेंस सेम होगा, यहां पे होगा तो भी ये डिस्टेंस सेम होगा, यहां पे और यहां पे दोनों भी सेम होगा। ऐसे बोलो, समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन हम अब लिखने वाले हैं, उसको अपना दिमाग में सेट करके रख लेना। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो है, इफ Z माइनस Z1 का मॉड इज इक्वल टू Z माइनस Z2 का मॉड, अगर Z माइनस Z1 का मॉड इज इक्वल टू Z माइनस Z2 का मॉड हुआ, then Z lies on the perpendicular bisector of line joining Z1 and Z2। तो ये काफी इंपोर्टेंट सा कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं यहां से कि अगर हमारा Z क्या बोलते हैं, Z माइनस Z1 इज इक्वल टू Z माइनस Z2 का मॉड हो गया, तो Z कहां पे रहेगा, Z1 और Z2 को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलता है उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में रहेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल मैंने को शुरू से ही दे दिया है कि Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और हमको ये कंडीशन दिया है
बोला है कि प्रूव करो कि दिस इक्वल टू दिस। कुछ कंसेप्ट इसमें है नहीं, जस्ट ए बिट ऑफ कैलकुलेशन। हमारा कैलकुलेशन सही हो जाएगा तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो यहां पे दिया क्या है पहले उसको मैं लिख लेता हूं। z माइनस 1 माइनस आई मॉड प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू z माइनस 1 माइनस आई का मॉड माइनस 2 इज इक्वल टू 1। खाली कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि ये बाय रख के करना नहीं है, हमको डिवाइडेड बाय रख के हमको करना नहीं है, डिवाइड को हटा देना है। हम पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, दिस बाय दिस कर लिए थे, फिर इसको इधर उधर कर लिए थे। तो ये डिवाइड हमको रखना नहीं है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर z का वैल्यू पुट कर देंगे। क्योंकि मेरे को ये और ये दोनों सेम दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है उनमें प्लस माइनस किया जा पाए। तो लिखते हैं दिस इंप्लाइज z माइनस 1 माइनस आई का मॉड प्लस 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ z माइनस 1 माइनस आई का मॉड माइनस 2। सबको ये नजर आ रहा है ना, ये और ये सेम है, तो अगर इसको मैं x मान लूं तो ये 3x है, तो दोनों को अलग अलग जगह में क्यों रखूं? एक x है एक 3x है, दोनों को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो दोनों को एक्सटेंड करने के लिए बड़ा है तो इसको इधर ले आते हैं, तो बन जाएगा कितना, माइनस हो क्या आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ z माइनस 1 माइनस आई इसका मॉड, इधर 4 था 2 इधर आ गया तो 6 आ गया। आ गया ना सबको समझ में? दिस इंप्लाइज z माइनस 1 माइनस आई का मॉड इज इक्वल टू z माइनस 1 माइनस आई का मॉड इज इक्वल टू, इधर 3 आ गया, अभी z का वैल्यू पुट कर लेते हैं, h प्लस आई वाई माइनस 1 माइनस आई का मॉड इज इक्वल टू 3। अब इसमें रियल पार्ट अलग हो जाएगा तो x माइनस 1 आ गया प्लस आई इंटू वाई माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 3, इसका मॉड है। पता चला? अब मॉड निकालना आता है सभी को, ये सुन लो, मॉड कैसे निकालते हैं बताओ। अगर मॉड निकालेंगे तो मैं लिखूंगा रूट अंडर, रूट अंडर कितना लिखूंगा कोई बता बोलो, रूट अंडर कितना लिखूंगा? हाँ, अभी x के जगह में जो है y के जगह में जो है वही लिखूंगा। x के जगह में x माइनस 1 है तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया। मैं ये लाइन लिखा इसीलिए कि मैं कुछ चीज बताने वाला हूं थोड़ा देर का बाद। तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 9। और अगर सारे को एक तरफ ले आ जाते हैं तो हमारा प्रूफ खत्म हो जाता है। माइनस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यही हमको प्रूफ करने के लिए बोला था। ठीक है, सवाल को बोल सकता है क्या, सो दैट, ऐसे बोल सकता है, सो दैट z lies on a circle of center 1 1, या फिर ऐसा भी बोल सकता है 1 प्लस आई एंड रेडियस 3। मतलब ये जेई टाइप का क्वेश्चन आ गया है ना, जेई टाइप का क्वेश्चन आ गया। जेई में ऐसे पूछ सकता है कि जेड कहां पे रहता है। इसको बहुत डिटेल्स में मैं पढ़ा नहीं सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि जेई टाइप का क्वेश्चन है। मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो 11 पढ़ चुका है 12 पढ़ चुका है वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। फिलहाल हम यहां तक कर सकते हैं। अब ये वाला पार्ट कैसे प्रूव हुआ, जब हम 11 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज पढ़ेंगे कि एक सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर।
अगर एक सर्कल है तो उसका इक्वेशन यही होता है, जिसका सेंटर होता है हमारा वो h, k और रेडियस होता है जिसका r। मैं इसीलिए यहाँ पे एक्सपांड नहीं किया, इसको ये लाइन में एक्सपांड किया ताकि ये वाला बात बता पाऊं। ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है। हम लोग जब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल, उसमें हमको ये बताया जाएगा। सो दिस क्वेश्चन कैन बी मेड, इस क्वेश्चन को हम जेई लेवल का क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन देके कर सकते हैं कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। बोल देगा स्ट्रेट लाइन, बोल देगा सर्कल, और बोल सकता है पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी बोल सकता है। पिछला क्वेश्चन भी हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन जेड लाइज ऑन व्हाट। ओके, तो मेरे को लगता है ये बात सबको समझ में आ गया। यस और नो, जल्दी से बोलो। अगला सवाल, इसमें मैं काफी सारे चीज बता रहा हूं जो एक्स्ट्रा चीज है। क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा एम नहीं है, इस क्वेश्चन से और क्या क्या निकल सकता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं, उस सब चीज को ध्यान में रखना है सबको। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ z is a complex number and iz³ plus z² minus z plus I is equal to 0, then find mod z। mod z भी बोल सकता है, कभी कभी हमको बोलता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। mod z ना बोल के वो बोल देगा कि फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, ये हमको बोल सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं कि कैसे निकलेगा। सबको पता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। iz³ प्लस z² माइनस z प्लस I इज इक्वल टू 0। मैं चाहता हूं कि इसको फैक्टराइज किया जाए, एंड मैं ये दोनों में देख सकता हूं क्या है, z² कॉमन है। ये दोनों में मैं देख सकता हूं z² कॉमन है। तो अगर मैं z² कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास मिलता है क्या, I प्लस z। मेरे पास क्या मिलता है, I प्लस z, मतलब z पॉजिटिव में है, लेकिन यहां पे z नेगेटिव में है, तो काम नहीं बन रहा, नहीं होगा ऐसे। कुछ तो करना पड़ेगा, फैक्टराइज करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा। अगर यहाँ पे z प्लस I है, z² कॉमन ले लेंगे तो iz प्लस 1 हो रहा है, तो यहाँ पे वैसे कुछ करना पड़ेगा। सो ये वाला पार्ट पे हमारा I आना चाहिए। तो ये माइनस है ना, मतलब -1 है, ये माइनस है, इसका मतलब -1 है। -1 का मतलब I² होता है ना, समझा क्या? तो अगर यहां पे मैं I² लिख दूं तो हमारा काम शायद बन सकता है, iz³ प्लस z² प्लस I²z प्लस I इज इक्वल टू 0। अगर मैं z² कॉमन ले लेता हूं तो iz प्लस 1 आया, प्लस I कॉमन ले लेता हूं तो iz प्लस 1 आया। अच्छा, हमारा काम बन गया, यहां पे ऐसा हमारा काम बन गया, फैक्टराइज हो गया। तो फिर iz प्लस 1 इंटू z² प्लस I इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो गया z का वैल्यू निकालने के लिए, mod z निकालने के लिए हमारे पाज दो फैक्टर हो गया। देखते हैं कि यह हमको क्या वैल्यू देता है और यह हमको क्या वैल्यू देता है। चलो लिखते हैं, iz का if iz प्लस 1 इज इक्वल टू 0, iz इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1 बाई I। क्या सबको पता है 1 बाई I का वैल्यू होता है -I? ऑफकोर्स पता होना चाहिए, ये फर्स्ट क्लास से हम पढ़े हैं।
1 बाई आई का वैल्यू होता है माइनस आई, इसका मतलब जेड का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ माइनस आई। z इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आई दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस आई। ये क्यों है? एज 1 बाई आई इज इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, हो गया। मतलब z का वैल्यू हो गया i, z मॉड चाहिए तो रूट i का मॉड हो गया। और मॉड निकालते कैसे हैं? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ओवर। यहां पे अगर मैं खाली i देखता हूं तो x हमारा कितना है? खाली i देखता हूं तो हाँ 0 है। खाली i अगर देखता हूं तो ये 0 प्लस i में सोच सकता हूं तो x 0 है और y 1 है। तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मॉड z का वैल्यू 1 आया। चलो ये तो मैं एक पॉसिबिलिटी लेके देखा, हो सकता है दूसरा में कुछ और आ जाए। अगर दूसरा में और आ जाए तो हम लिखेंगे मॉड z इक्वल टू दिस और दिस, मतलब z का दो वैल्यू आ सकते। एनीवे, अब देखते हैं दूसरा में क्या निकलता है। इफ z स्क्वायर प्लस i इज इक्वल टू 0, z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस i, z स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू माइनस i का मॉड, z स्क्वायर का मॉड z का स्क्वायर हो सकता है रूट अंडर 0 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो z मॉड इज इक्वल टू 1 आएगा। प्लस माइनस 1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इवन इफ मॉड z का स्क्वायर लिखा है बट मॉड z इज इक्वल टू मैं 1 ही लिखूंगा, ना कि प्लस माइनस 1 लिखूंगा। क्या सबको समझ में आया? सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मॉड z इज इक्वल टू 1। चलो अब अगला सवाल करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब सोचेंगे कैसे वो थोड़ा डिफिकल्ट है। एक हिंट दूंगा उससे पता चलेगा। 3 बाय क्वेश्चन क्या आ गया है? 3 बाय 2 प्लस cos x प्लस i sin x इज इक्वल टू a प्लस ib। ये हमको दिया है। अब हमको जो प्रूव करने के लिए बोला है ना, प्रूव करने के लिए जो बोला है वो हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 3 ये दिया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 3, मतलब इसमें हमारा i नहीं है। क्या नहीं है? i नहीं है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से i हटाने का तरीका एक है, अगर हम मॉड ले लेंगे तो अगर मैं इधर मॉड ले लेता हूं और इधर भी मॉड ले लेता हूं तो हो सकता हमारा काम बन पाएगा, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा क्योंकि नीचे हमारा क्या हो गया, ये कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा सब लिखा हुआ। तो अब मेरे बात ध्यान से सुनो, मैं इसको यूज करने वाला हूं cos थीटा प्लस i sin थीटा का मॉड। मैं इसको यूज करने वाला हूं। cos थीटा प्लस i sin थीटा का मॉड विल बी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा रूट ओवर। क्या मैं सही लिखा? cos थीटा प्लस i sin थीटा का मॉड इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का रूट ओवर होगा। ऑब्वियसली होगा क्योंकि हमको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बोला जा रहा है। लेकिन भाई ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हम पढ़ चुके हैं, कितना होता है? 1। वेरी गुड, तो ये रूट ओवर ऑफ 1 हो गया, मतलब ये 1 है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं इस क्वेश्चन में लगाने वाला हूं कि cos थीटा प्लस sin थीटा जो है उसका अगर मैं मॉड ले लूंगा तो उसका वैल्यू जो है ना वो आ जाएगा हमारा 1। तो ये ट्रिक है ये क्वेश्चन में। तो फिर cos थीटा प्लस i sin थीटा आए ना, पहले आएगा तो ना यूज करेंगे। चलो देखते हैं कैसे आता है।
इसको रेसिप्रोकल करेंगे पहले। दिस इंप्लाइज 3 प्लस cos x प्लस i sin x 2 प्लस cos x 2 प्लस cos x प्लस i sin x by 3 is equal to 1 by a plus ib implies 2 plus cos x plus i sin x is equal to 3 by a plus ib implies cos x plus i sin x is equal to 3 by a plus ib minus 2 implies cos x plus i sin x is equal to 3 minus 2a minus 2ib by a plus ib। चलो यहां तक तो हमको मिल गया। अब हम आगे क्या करेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे। हम पढ़े वो वाला चीज इसको यूज करने के लिए ही मैं लिखा हूं, तो इसका मॉडुलस लेते हैं। implies मॉडुलस ऑफ cos x plus i sin x is equal to modulus of 3 minus 2a minus 2bi divided by a plus ib। ये हो गया। अब मॉडुलस का ये प्रॉपर्टी यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपर अलग नीचे अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का रूट ओवर, यहाँ पे हमारा आ गया 3 माइनस 2a माइनस 2bi इसका मॉड बाय a प्लस ib इसका मॉड। ये प्रॉपर्टी था, इसके लिए अलग अलग हो गया। मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया। दिस इंप्लाइज ये 1 का रूट ओवर इज इक्वल टू 3 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर बाय उसका रूट ओवर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर। तो हमारा काम हो जाएगा शायद। आगे देखते हैं क्या बनेगा। इसको क्रॉस करके इधर ले आते हैं। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर उधर, ये दोनों इधर। 12a माइनस 9 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। 3 डिवाइड कर देंगे तो आ गया 4a माइनस 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रूफ समझ में आया सबको? तो सारे क्वेश्चन में कुछ नया नया चीज भी मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन खाली सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, काफी सारे चीज मैं बता रहा हूँ। उस सब चीज को ध्यान में रखना है, याद रखना है वो सारी चीज। बीच बीच में वीडियो देखते रहो, वीडियो मिलता रहे, वीडियो देखते रहो तो आपकी समझ में आएगा क्या क्या चीज नया चीज बताया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को भी देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? सो दैट z लाइज ऑन y एक्सिस। कोई मेरे को बताएगा z लाइज ऑन y एक्सिस का मतलब क्या हो गया? जीरो होता है। क्या जीरो होता है? x जीरो होता है। हाँ, मतलब हमारा यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना और कुछ नहीं है, बस x इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ये स्टेटमेंट से हमको ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 प्रूफ कर लूंगा तो बोल दूंगा कि ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई से स्टार्ट करूंगा और मेरे को टू प्रूफ दैट है, टू प्रूफ दैट क्या क्या प्रूफ करना है? x इज इक्वल टू 0। ये हमको प्रूफ करना है।
मेरा मतलब एम हो गया, पता चल गया हमको क्वेश्चन में करना क्या। अगर x 0 प्रूफ हो गया तो हमारा काम खत्म। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो जो लिखा है पूरा लिखते हैं पहले। x प्लस आई वाई मॉड का स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर का स्क्वायर प्लस 1। ये हमको दिया था। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और ये माइनस 1 आ गया यहाँ पे, प्लस 2xy का मॉड इज इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब ये बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। मतलब इसके बाद हमको पूरा का पूरा अलजेब्रा करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर गायब, ये जगह से कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा गायब हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, पूरा अलजेब्रा करना है। हमको प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू 0 है। चलो देखते हैं प्रूव होता है कि नहीं। तो इसका होल स्क्वायर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इसे कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, तो माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2bc, तो b नेगेटिव है, c भी नेगेटिव है, तो प्लस हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2ca, c नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो माइनस में आएगा 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। रूट ओवर नहीं दे रहा हूं, मतलब इधर स्क्वायर किया हूं तो इधर भी स्क्वायर करूंगा। x4 प्लस y4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे साइन का बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस होगा सारे 2x स्क्वायर। अब ढूंढ ढूंढ के काटते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। x4 y4 y4 और क्या कटेगा 1 1, ये 3 कट गया। अब देख, हाँ 2y स्क्वायर भी कट गया, तो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा है, तो दैट विल मेक इट 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और क्या बचा है माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाते हैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर z लाइज ऑन y एक्सिस। ये ना y एक्सिस तो मैं लिखा हूं, ऐसा भी बोल सकता है कि इमेजिनरी एक्सिस में रहता है। y एक्सिस तो बोला हूं लेकिन इमेजिनरी एक्सिस में रहता है बोल के बोल सकते हैं, और वो एक्चुअली ज्यादा सही होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो है इमेजिनरी एक्सिस में रहता है, ना कि y एक्सिस हम बोलेंगे उसको। क्या सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो, दिस वन इज प्योरली इमेजिनरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्वेश्चन बोला है कि ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका वैल्यू निकालो। जरा मैं प्योरली इमेजिनरी नंबर का बारे में अगर सोचता हूं, जो 2-4 नंबर अगर मैं सोचता हूं तो क्या क्या हो सकता है, मेरा मन में आया इमेजिनरी नंबर कुछ बोलूं, प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो क्या होगा 2i 3i
-4i, -8i, √3i, कुछ ऐसा ही हो रहा है ना इमेजिनरी नंबर। अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो समथिंग इनटू i, प्लस प्लस कुछ नहीं आता है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट ही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेट z2 5z2 by 7z1 is equal to k into i। k is a real number। यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे। लेट 5z2 by 7z1 is equal to ki। क्योंकि प्योरली रियल नंबर ऐसा ही होता है। मैं एग्जांपल दिया 8-10 तो मेरा मन में जो निकला वो सब देखा कि एक रियल नंबर के साथ i अगर मैं लगा दूंगा तो प्योरली इमेजिनरी हो जाता है। तो इसे काम करेंगे, z2 by z1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। z2 by z1 यहां पे रह गया तो बाकी उधर चले गया। 7 ki by 5। क्या सभी को समझ में आया यहां तक? ये ki कहां से आया, समझ में आया कि नहीं? अब इसको हम यूज करेंगे उसका वैल्यू निकालने के लिए। देखते हैं क्या होगा। 2z2 plus 3z1 by 2z2 minus 3z1 इसका मॉड। जैसे मैं बोला कि इसका यूज करेंगे, अब ये आएगा तो ना यूज करेंगे, ये आएगा तो यूज करेंगे। क्या आएगा? z2 by z1 कहीं पे मिलेगा तो वहां पे यूज करेंगे। यहां पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है तो आई कैन डू 2 थिंग्स। एक तो ऐसा कर सकते हैं कि z2 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस करके इधर ले लेंगे, z2 इज इक्वल टू इतना इंटू z1, वो भी कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, मैं z1 कॉमन ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा 2 इंटू z2 by z1 प्लस 3 बाय, नीचे से भी z1 कॉमन ले लूंगा, 2 इंटू z2 by z1 माइनस 3। ऐसा हम कर सकते हैं। दिस थिंग कैन बी डन। ये हम कर सकते हैं। अब ये z1 के साथ z1 को कैंसिल कर लेते हैं, बाकी जो बचा है उसमें डाल देते हो वैल्यू। 7ki by 5, 2 into 7ki by 5 plus 3 by 2 into 7ki by 5 minus 3 इसका मॉड। अब अगर एलसीएम ले ले तो 14ki प्लस 15 बाय 14ki माइनस 15 मॉड। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। अब ना हमारा ये जो नंबर अभी x प्लस आई वाई में आ चुका है, पूरा x प्लस आई वाई में आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, मॉडुलस को अलग अलग कर लेते हैं। 15 प्लस 14ki का मॉड बाय माइनस 15 प्लस 14ki का मॉड। और अगर मैं ध्यान से देखो ना, ये वाला हमारा है एक्चुअली क्या, माइनस ऑफ जेड कॉन्जुगेट। इसको ब्रैकेट में रखता हूं, इसको भी ब्रैकेट में रखता हूं। तभी मॉडुलस हमको पता है कैसे निकलते हैं। 15 का स्क्वायर 225 लिख सकते हैं डायरेक्ट, प्लस 196 के स्क्वायर रूट ओवर बाय नीचे भी 225 प्लस 196 के स्क्वायर का रूट ओवर, वैल्यू आ गया हुआ। क्लियर? ओके, अगला सवाल। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। ऐसे टाइप का एक सवाल हम और एक क्वेश्चन करेंगे आज, ये क्वेश्चन के बाद, और ये 2 क्वेश्चन करके आज क्लास खत्म करेंगे।
ये उससे भी और अच्छा सवाल है, लेकिन ये सवाल अगर करेंगे तो ये सवाल हमको समझ में आएगा। इस सवाल में ना हमको काफी सारे चीज का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका यूज करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे प्रॉपर्टी यूज होता है। हमको वैल्यू निकालने के लिए बोला है, देखो इतना हमको दिया है, क्या ये इज इक्वल टू 1 दिया है ना, इज इक्वल टू 1। तो दिस इज इक्वल टू 1 एंड ये सब का वैल्यू इतना है, तो बताओ इसका वैल्यू कितना है। देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। एज Z1 का मॉड इज इक्वल टू Z2 का मॉड इज इक्वल टू Zn का मॉड इज इक्वल टू 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर लेंगे सब तरफ। Z1 का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू Z2 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू Zn मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब मैं बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंजुगेट का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, Z इंटू Z कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर। तो मॉड Z का स्क्वायर जहां पे भी मिलेगा मैं Z इंटू Z कंजुगेट लिख सकता हूं। तो यहां पे लिख सकता हूं Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट, इसको लिख सकता हूं Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट, और ऐसे ही इसको लिख सकता हूं Zn इंटू Zn का कंजुगेट इज इक्वल टू 1। बोलो समझ में आया सबको? अब अगर मैं इसको 1 के साथ इक्वेट कर लूं, Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट को 1 के साथ इक्वेट कर लूं, तो हमारा Z1 कंजुगेट का वैल्यू क्या निकलेगा? Z1 कंजुगेट का वैल्यू 1/Z1 मिलेगा, Z2 कंजुगेट का वैल्यू 1/Z2 मिलेगा, Zn कंजुगेट का वैल्यू 1/Zn मिलेगा। यहां तक समझ में आया क्या सबको? बताओ तो, यहां तक समझ में आया सबको? चलो अब फिर हमको जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करता हूं। अभी गिवन Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट 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 प्लस Zn का मॉड इज इक्वल टू 1, ये दिया है। तो मैं अगला लाइन जो लिखूंगा एक नया चीज लिख लूंगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Zn का कंजुगेट का मॉड इज इक्वल टू 1। ये क्यों हुआ? एज Z का मॉड इज इक्वल टू Z कंजुगेट का मॉड। ये हम प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि Z का मॉड और Z कंजुगेट का मॉड सेम होता है। बोलोगे सर क्यों ले, क्या फायदा होगा हमको? फायदा ये होगा कि हम Z1 कंजुगेट का जगह में 1/Z1 लिख सकते हैं, हमको वैल्यू निकालने के लिए बोला है। Z2 कंजुगेट का जगह में 1/Z2 लिख सकते हैं, Z3 कंजुगेट का जगह में 1/Z3 लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, ये सब हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं कंजुगेट लिया। लेकिन बोलोगे सर Z1 कंजुगेट तो आया नहीं है, तो क्या करेंगे? फिर हमारा प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? अगर प्लस होके होता है तो प्रॉपर्टी बोलता है उसको अलग अलग कर लो, तो मैं इसको भी अलग अलग कर दूंगा। Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट प्लस Zn कंजुगेट का मॉड इज इक्वल टू 1। अब Z1 कंजुगेट का वैल्यू निकाले 1/Z1, 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Zn का मॉड इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया सवाल? इस सवाल में जनरलाइज कर दिया। हो सकता है सवाल में Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 मॉड इज इक्वल टू 1 देगा,
मतलब 3 तो ही खाली देगा और हमको पूछेगा 1/z1, 1/z2, 1/z3 का मॉड कितना है। जनरलाइज कर सकते हो या फिर 3 को भी दे सकता है। ये सवाल में 3 ही दिया। करने का प्रोसेस वही होना चाहिए, वही टाइप उसी टाइप का ही होना चाहिए करने का प्रोसेस। चलो देखते हैं जल्दी जल्दी क्या कैसे करेंगे। z1 का मॉड इज इक्वल टू दिया है 2, z1 मॉड का स्क्वायर हो गया 4, z1 इंटू z1 का कॉन्जुगेट हो गया 4, तो z1 क्या हो गया z1। चलो इसको यूज करेंगे, जब आएगा वहां पे देखेंगे क्या आता है। ऐसा आ गया। अब दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा वाला हमारा क्या है, क्या है, z2 मॉड इज इक्वल टू 3, z2 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 9, z2 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 9। अभी दूसरा वाला खत्म, तीसरा वाला लेते हैं। तीसरा वाला हमको क्या दिया है, z3 मॉड इज इक्वल टू 4, z3 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, z3 इंटू z3 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 16। ये हो गया। ठीक है, हमको पूछा क्या है, ये चीज पूछा है, ये वाला चीज पूछा है। देखते हैं कैसे निकालेंगे। 8z2 z3 प्लस 27 z3 z1 प्लस 64 z1 z2, इसका मॉड का वैल्यू पूछा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। गिवन क्या है कि 2z1 का मॉड प्लस 3z2 का मॉड प्लस 2z1 प्लस 3z2 प्लस 4z3 का मॉड इज इक्वल टू कितना दिया है, 4। मतलब मेरा दिमाग में चलना चाहिए कि भाई ये चीज कहीं तो आ जाए, ये वाला चीज कहीं से तो आ जाए, तो हम लिख सकते हैं। अब ये चीज कैसे आएगा और इसका यूज हम कैसे करेंगे। लेट मी डू इट लाइक दिस। मैं क्या करता हूं कि z1 z2 z3 कॉमन ले लेता हूं। ध्यान से देखो, कॉमन ले लूंगा तो 8/z1 आ जाएगा प्लस 27/z2 आ जाएगा प्लस 64/z3 आ जाएगा। इसका मॉड है। और मॉड का प्रॉपर्टी बोलता है कि जितना सारा इंटू होगा ना, सबको अलग अलग मॉड ले लो। मतलब इसको ले लो z1 का मॉड, इसको z2 का मॉड लिख सकते हैं, इसके z3 का मॉड लिख सकते हैं। इसमें 8 z1 कॉन्जुगेट बाय z1 का कॉन्जुगेट प्लस 27 z2 कॉन्जुगेट बाय z2 का कॉन्जुगेट प्लस 64 z3 कॉन्जुगेट बाय z3 का कॉन्जुगेट। मतलब मैं एक तो स्टेप स्किप कर गया। एक स्टेप में हमको होना चाहिए ये पूरा का मॉड, तो मैं उसमें एक चीज और बढ़ आगे लिख लिया। आगे क्या लिख लिया, z1 ऊपर में z1 कॉन्जुगेट, नीचे में z1 कॉन्जुगेट, ऊपर नीचे सेम चीज मल्टीप्लाई हो गया। क्यों मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि z1 कॉन्जुगेट का वैल्यू यहाँ पे लिखा है 4, तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख लूंगा तो ये 2z1 कॉन्जुगेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे कितना, इसका वैल्यू दिया है 9, 3z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा। ऐसे कुछ आ रहा है, लेकिन कॉन्जुगेट का फॉर्म में आ रहा है। कोई बात नहीं, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू z1 मॉड का वैल्यू 2 दिया है, इंटू z2 मॉड का वैल्यू कितना दिया मेरे को, 3 दिया है, और ये हमको दिया है 4, इंटू ये हो गया 8z1 कॉन्जुगेट बाय 4 प्लस 27z2 कॉन्जुगेट बाय 9 प्लस 64z3 कॉन्जुगेट बाय कितना, 16, इसका मॉड। आगे क्या होगा, मैं इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 into 3 6 into 4 24, देन
ये बन गया हमारा 2 Z1 का कंजुगेट प्लस 3 Z2 का कंजुगेट प्लस 4 Z3 का कंजुगेट का मॉड, जिसको लिख सकते हैं 24 इंटू 2 Z1 प्लस 3 Z2 प्लस 4 Z3 होल का कंजुगेट, और जिसको लिखा जा सकता है 24 इंटू 2 Z1 प्लस 3 Z2 प्लस 4 Z3 का मॉड। क्योंकि पूरा का कंजुगेट जो होता है, पूरा का कंजुगेट जो होता है, और पूरा कंजुगेट हटा भी सकते हैं कंजुगेट का मॉड, क्योंकि Z का मॉड और Z कंजुगेट का मॉड सेम होता है। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है क्या, 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 हो गया हमारा 96। यहीं पे लिखता हूँ 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 96। तो ये 96 जो है ये हमारा आंसर हो गया B10। ऑल ऑफ यू गॉट इट?